अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कैबिनेट आवर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कंवल। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कौमें करप्शन से तबाह होती हैं। जब तक इखलाकी इक़दार बेहतर नहीं करते तरक्की नहीं कर सकते। नवाज शरीफ अदालतों में यह साबित करने में नाकाम रहा कि लंदन अपार्टमेंट्स के लिए पैसे कहां से आए, तो जजों और फौज के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में कामयाब जवान कन्वेंशन से खिताब। हमारा दीन इस्लाम इस्तेहसाल के खिलाफ है। दुनिया को ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो मुनाफरत के बजाय हम आहंगी और अमन का पैगाम आम करे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में आलमी बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरियम नवाज ने बड़े चैनल्स के इश्तिहारात कंट्रोल करने को तस्लीम किया, जो संगीन माली बेज़ाब्तगियों का एक और एतराफ़ है। उम्मीद है मरियम नवाज अपनी और खानदान की बैरून मुल्क जायदादों का एतराफ़ भी कर लेंगी। काम चश्म बरा है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। मरियम सफदर किस हैसियत में अवाम के टैक्स से दिए जाने वाले इश्तहारात को ज़ाती मफाद और चोरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मीडिया की आज़ादी पर उनकी मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई। इत्तलात के वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का ट्वीट। हुकूमत संभाली तो आमदन से जायद अखराजात थे। 3 साल में पाकिस्तान पोस्ट को खसारे से निकाल कर मुनाफा बख्श इदारा बना दिया है। इसे जदीद टेक्नोलॉजी से मुंसलिक किया जा रहा है। वजीर मवासलात मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत को नालायक अपोजिशन मिली है। इंतखाबात से पहले तहरीक कोई अक्ल का अंधा ही चला सकता है। पीटीएम के तीसरे इजलास का नतीजा भी सिफर रहा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। अफगान अवाम की इंसानी इमदाद सियासत से बालातर होनी चाहिए। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई और ज़मीनी पुल बनने की पेशकश की है। आलमी इदारे अफगानिस्तान को खुराक और अद्वियात की फराहमी के लिए पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया 35 मिलियन अफगानियों का सोचे। मुशीर क़ौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ का CNN को इंटरव्यू। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज़ के साथ। Achieve their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan! ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जिस कौम की अखलाकियात ख़त्म हो जाएं वो कौम तबाह हो जाती है।
जिस कौम में अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाए वो ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। जब मुल्क का सरबराह करप्ट हो तो कौम में गुर्बत की शरह में भी इजाफा होता है। इस्लामाबाद में कामयाब जवान कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पनामा में ऑफशोर कंपनीज के मालिकान के नाम सामने आए, उनमें नवाज शरीफ भी शामिल था। नवाज शरीफ अदालतों में ये साबित करने में नाकाम रहा कि लंदन अपार्टमेंट्स के लिए पैसे कहां से आए, तो उन्होंने जजेस और फौज के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जिस कौम की खिलाफत खत्म हो जाती हैं वो तबाह हो जाती है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदा रियाज बरकी से। रियाज, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाब जवान कन्वेंशन से खिताब किया, आपके पास क्या तफसीलात हैं? प्रोग्राम है, उसके प्रोग्राम है, उनके हवाले से रियाज बरकी, आपसे बात करने की दोबारा भी कोशिश करेंगे। आप अपनी लोकेशन अगर थोड़ी सी तब्दील करेंगे तो हम तक आपकी आवाज़ क्लियरली आ सकेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कन्वेंशन से खिताब किया है और उनका कहना था कि जिस कौम की अखलाकियात ख़त्म हो जाएं वो कौम तबाह हो जाती है। अच्छे बुरे की तमीज़ होना किसी भी कौम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है और हमें इस करप्शन का ख़ात्मा करना है। इस्लामाबाद में कामयाब जवान कन्वेंशन से आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने खिताब किया है और उसमें उन्होंने कहा कि जो नौजवान हैं वो कौम का मुस्तकबिल हैं और हमें नौजवानों को आगे लेकर आना है, उनकी बेहतरी के लिए काम करना है, क्योंकि नौजवानों का मुस्तकबिल संवारेंगे तो कौम का और मुल्क का मुस्तकबिल संवार सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कामयाब जवान नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले कामयाब जवान कन्वेंशन 2021 में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक थे। वज़ीर आज़म इस मौके पर नौजवानों की फ़लाह बहबूद के लिए 4 नए मनसूबों का इफ्तिताह भी किया। रियाज बरकी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रियाज, इस हवाले से आप आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि एक तो वज़ीर आज़म ने 4 जो नए प्रोग्राम है, कामयाब जवान मरकज़, कामयाब जवान ग्रीन यूथ मूवमेंट, कामयाब जवान इनोवेशन लीग और कामयाब जवान टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स लीग जो है, ये इनका इफ्तिताह किया। इसके अलावा मैं बताऊं कि जो आजकल इश्यूज चल रहे हैं टिप्स वगैरह, उसके हवाले से वज़ीर आज़म ने इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि 25 साल उन्होंने यही मेहनत की कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो करप्शन है और इस करप्शन का जो है वो खात्मा किया जाए। ये उनका विजन था, इसी सोच के तहत वो सियासत में आए, कामयाबी हासिल की। उनका ये कहना था कि कौमें इसलिए गरीब नहीं होती कि उनके पास वसाइल नहीं होते, बल्कि इसलिए गरीब होती हैं कि उनके जो सरबराह होते हैं, जो वज़ीर आज़म होते हैं, वज़रा, वो जब पैसा चोरी करते हैं। फिर इससे बड़ा नुकसान, दूसरा बड़ा नुकसान ये, एक तो वो पैसा चोरी करते हैं, फिर पैसा चोरी करके बैरून मुल्क भेजते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पनामा 2016 में जब ये लीक्स आई तो दुनिया के ऑफशोर कंपनियों में जिनके मालिकान थे, जिन्होंने खुफिया पैसे रखे हुए थे चोरी के, उनके नाम आए। तो उनमें से एक नाम नवाज शरीफ का भी आ गया, फिर मरियम नवाज का आया। लंदन में 4 जो महंगे तरीन जो अपार्टमेंट्स हैं उनका किस्सा आया अदालतों में। तो अदालतों ने कहा कि जी आपको ये साबित करें कि इन अपार्टमेंट्स, इतने कीमती अपार्टमेंट्स खरीदने के लिए आपके पास रकम कहाँ से आई, JAT बनी, अदालतों में केस चला सारा, वो एक रसीद भी पेश नहीं कर सके, जिस पर उनको सजा हो गई। अब ये है कि जो शरीफ खानदान है, अब वो क्योंकि कोई सबूत पेश नहीं कर सके, अब वो ये करते हैं कि कभी अदलिया के खिलाफ जो है वो मुहिम शुरू कर देते हैं, कभी फौज के खिलाफ। आजकल फिर वही, क्योंकि उनके जब पेशी आती है तो फिर वही काम शुरू कर देते हैं, कभी टेप्स वगैरह ले आते हैं, कभी अदलिया के खिलाफ मुहिम शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको चाहिए कि वो अगर सच्चे हैं, सही हैं, उन्होंने करप्शन नहीं की, तो रसीद है, जो भी उसकी जो भी कागज है, जो भी सबूत है उनके पास कि पैसा कहाँ से आया, वो लेके आ जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके खिलाफ भी एक केस आया था कि जो उनका फ्लैट है वो 40 साल पुरानी रसीदें जो भी थी उनके पास थी, वो लेके आए और अदालत से वो सुरखरू हुए। तो उनका ये कहना था कि कौमें जो हैं पैसा चोरी करने से तबाह नहीं होती, तबाह तब होती हैं जब चोरी को बुरा नहीं समझाता, जब अखलाकी इक़दार ख़त्म हो जाएं किसी कौम से तो कौमें तबाह हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया रियाज बरकी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे हुकूमत के कामयाब जवान प्रोग्राम से बहुत से ऐसे नौजवानों, ख़वातीनों हज़रात ने फ़ायदा उठाया जो हुनरमंद, बासलाहियत और पुरअज़्म होने के बावजूद सिर्फ सरमाए और रहनुमाई की कमी का शिकार थे। आज वो अपने पैरों पर खड़े हैं और दूसरों के लिए मिसाल हैं। ऐसी ही कुछ कहानियाँ आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हैदर अली है और बचपन ही से मेरा जो लेफ़्ट है बाजू और जो टांग है वो डिसेबल थी।
तो जिसकी वजह से मैं अपने घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैंने अपनी स्टडी जारी रखी और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एमए किया और एमए करने के बाद मैंने एक प्राइवेट जॉब स्टार्ट की। मेरे अखराजात अब ज़्यादा थे लेकिन सैलरी कम थी, तो मैं ये चाहता था कि मेरा अपना कोई बिजनेस हो, अपना कोई ऐसा सेटअप हो जिसके ज़रिए मैं अपने और अपने घर वालों का पेट पाल सकूँ, उनकी हेल्प कर सकूँ। जब मैं अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव से बात करता था कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। कामयाब जवान का जो प्रोसीजर है इतना शफाफ है कि मुझे किसी ज़मानत के बगैर और किसी सिफारिश के बगैर ये लोन अप्रूव हो गया। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, दी बैंक ऑफ पंजाब और कामयाब जवान की पूरी टीम का बहुत मशकूर हूँ। मेरा बाजू बने और आज मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ। मेरा नाम अब्दुल्ला रहमान है और मैं I-10-1 इस्लामाबाद में रहता हूँ। मेरी जो डिसेबिलिटी है इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। अगर इसको उर्दू में कहा जाए तो ये पट्टों की कमज़ोरी होती है जो उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है। आप आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर पर आ जाते हो, वॉक करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इसी तरह कि जब मेरी एजुकेशन इस लेवल की कंप्लीट होगी कि अब मैं कहीं जॉब अप्लाई कर सकता था, तो मेरी डिसेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैं एक दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पे मुझे एक ऐड नज़र आया जिसके बीच में ये कामयाब जवान प्रोग्राम जो है ये स्किल स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा था। तो मैंने इसके बीच में अप्लाई किया तो नैपटेक के थ्रू मेरा जो है न्यूटेक यूनिवर्सिटी के बीच में एडमिशन हो गया UI UX डिज़ाइनिंग में, और ये एडमिशन जो है मुझे बिल्कुल मेरिट के ऊपर मिला। कोर्स के दौरान ही मैंने जो फ्रीलांसिंग की साइट्स हैं उनके ऊपर अपने अकाउंट्स बना के फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी, और उसके अलावा भी मैं इसको लोकली भी फ्रीलांसिंग करने की कोशिश कर रहा था। मुझे इस सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे टीचर्स ने जो कुछ हमें बताया था वो सब यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वही बातें होते हुए देख रहा हूँ जो उनने हमें सिखाई थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का, कामयाब जवान की पूरी टीम का और नैपटेक का। मेरा नाम गुलजार अहमद है, मैं मैट्रिक पास हूँ। काम की तलाश में बहुत अच्छे से फारिग फिर रहा था, ना कि कोई जॉब मिलती थी। एक जगह पे रेंट पे मुझे गाड़ी चलाने के लिए सर्विस मिली, मैं वहाँ पे जॉब के लिए चला गया। 12,000 तनख्वाह थी और बामुश्किल ही घर का वहाँ पे खर्चा चलता था। मैं अपने तमाम दोस्तों को ये मशवरा देता हूँ कामयाब जवान की स्कीम में अप्लाई करें, अपना कारोबार बनाएं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, बैंक ऑफ पंजाब का और कामयाब जवान की पूरी टीम का, जिनकी वजह से मुझे एक अच्छा सहारा मिल गया। मैं अपने वालिदैन का, अपने बच्चों का, घर वालों का एक सहारा बन गया हूँ। मेरा नाम गुलजार अहमद है और मैं एक कामयाब जवान हूँ। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए कामयाब जवान वेब पोर्टल www.kamyabjawan.gov.pk। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि इस्लाम इस्तेहसाल के सख्त खिलाफ है। दुनिया में मजहब, रंग और नस्ल की बुनियाद पर मुनाफरत फैलाकर वसाइल पर काबू पाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के साथ साथ जंगों का सिलसिला भी बंद करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तारीख मस्ख करके उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। दुनिया को ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो मुनाफरत की बजाय हम आहंगी और अमन का पैगाम आम करे। इस्लामाबाद में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इंटरनेशनल बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तफसील असद यार खान से जानिए। एहतराम इंसानियत, मौजूदा चैलेंजेस और उनके हल के मौजू पर होने वाली इंटरनेशनल बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया में रंग, नस्ल और मजहब के नाम पर मुनाफरत फैलाकर कौमों का इस्तेहसाल किया जाता रहा। आज दुनिया को एक ऐसी क़यादत की जरूरत है जो इस्तेहसाल के बजाय अमन और हमआहंगी से दुनिया के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करे। असल वजह में और आप पहचान लें कि ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन इज व्हाट हैज टू बी अवॉइडेड। कभी मज़हब की बुनियाद पर नफ़रत, कभी रंग की बुनियाद पर नफ़रत, कभी जेनेटिक्स की बुनियाद पर नफ़रत। आप अगर हिंदुस्तान का मौजूदा हाल देखें तो वहाँ पर मुसलमानों की तारीख़ को मस्ख करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम किया जा रहा है। और ये जो रियासतें इमीडिएट एक्शन नहीं लेती या खामोश हो जाती हैं जब चर्च या मस्जिद या मंदिर को जलाया जाए, वहाँ पर ज़्यादा होता है। क्योंकि वो मैसेज देता है हुक्मरान। बैनुल मज़ाहिब आहंगी मेरे पड़ोस के अंदर जब गड़बड़ होगा तो रिएक्शन ना हो यहाँ पर। लिहाजा इमरान खान साहब की हुकूमत और ये अली मोहम्मद खान साहब और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब और आप सब लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि रोकें और इमीडिएट एक्शन करें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया अपना दिल बड़ा करे और सबको एक नज़र से देखे। इस्तेहसाली कवानीन का खात्मा होना चाहिए
उन्होंने कहा कि 40 साल जंग के बायस अफगानिस्तान तबाही का शिकार हुआ, वहाँ के अवाम को उनका माशी हक मिलना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा कि आलमी हिद्दत और माहौलियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं जिनसे निमटने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना है। पार्लिमानी अमूर के वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का मकसद भी अमन के पैगाम को आम करना है। इंसाफ पर मबनी माशरा ही अमन और सलामती की बुनियाद है। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफीर एंड्रोला कामिनारा ने कहा कि बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी हम सब के मफाद में है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुतादिद कन्वेंशन भी मजहबी आज़ादी की बात करते हैं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अयाज ने कहा कि आइंदा नस्लों को एक बाइज्जत और बावकार मुल्क मुंतकिल करने के लिए हमें बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी, अमन और भाईचारे को फ़रोग़ देना है। डॉक्टर लीफ कैथलीन और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि मौलाना डॉक्टर अब्दुल कादिर आज़ाद ने मुल्क में बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हमआहंगी की बुनियाद रखी। हमें दुनिया में अमन और वहादत का पैगाम आम करना है। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब शामिल करेंगे इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर का बयान। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मजहब को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उलमा कराम शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए कोशिशें करें। इस्लामाबाद में बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की है। वज़ीर आज़म इमरान खान आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि शर अंगेज़ प्रोपेगेंडे के बावजूद दुनिया में ये एहसास बढ़ रहा है कि इस्लाम अमन का दीन है। इस्लामाबाद में बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान तहम्मुल बर्दाश्त, हम आहंगी और अक़लियतों की सक़ाफ़त और इक़दार के एहतराम की शानदार रिवायात का अमीन है। हुकूमत पाकिस्तान की सोच और कोशिशें इन पॉलिसीज़ और इक़दामात से क़तई बरक्स हैं जिन पर BJP की नस्ल परस्त हुकूमत अमल पैरा है। दुनिया को भारतीय हुकूमत को यह एहसास दिलाना होगा कि मुसलमान और दीगर अक़लियतों के साथ होने वाले वाक़यात इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए संगीन ख़तरा हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पार्टी का मीडिया सेल चलाते हुए मरियम नवाज़ ने बड़े चैनल्स के इश्तहारात कंट्रोल करने को तस्लीम किया है, जो कि संगीन माली बेज़ाब्तियों का एक और एतराफ़ है। अपने ट्वीट में चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि इस एतराफ़ी बयान के बाद उम्मीद है कि मरियम नवाज़ अपनी और ख़ानदान की बैरून मुल्क जायदादों का भी एतराफ़ कर लेंगी। कौम चश्म बरा है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि मरियम सफदर ने तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इश्तिहारात बंद करने वाली ऑडियो उनकी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मरियम सफदर किस हैसियत में अवाम के टैक्स से दिए जाने वाले इश्तिहारात को अपने ज़ाती मफाद और चोरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मीडिया की आज़ादी पर उनकी मुनाफ़क़त खुलकर सामने आ गई है। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि पाकिस्तान पोस्ट को जदीद टेक्नोलॉजी से मुंसलिक किया जा रहा है। पाकिस्तान पोस्ट हमारी पहचान और हमारा घर है। इस्लामाबाद मेलोडी डिस्ट्रिक्ट मेल ऑफिस के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद सईद ने कहा कि जब हुकूमत संभाली तो आमदन से ज़्यादा अखराजात थे और अब पाकिस्तान पोस्ट को खसारे से निकाल कर एक मुनाफा बख्श इदारा बना दिया है। हमारी रैंकिंग में काफ़ी दर्जे जो है वो बेहतरी आ गई है। अगले साल जब पाकिस्तान पोस्ट की इंटरनेशनल रैंकिंग आएगी तो पाकिस्तान पोस्ट मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा। पहले 3 साल में हमने अपनी आमदन में 17 अरब 40 करोड़ का इजाफा किया था। जब 2018 में हमारी हुकूमत आई तो उस वक्त हमारी आमदन के डबल अखराजात थे। तो एक तो हमने एक्सपेंडिचर्स में कमी की तरफ इक़दामात किए, दूसरी तरफ अपनी आमदन बढ़ाने के इक़दामात किए। मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक इदारा जो अखराजात उसके डबल थे आमदन से, अल्लाह का शुक्र है कि वो खसारे से निकल गया और आज वो मुनाफे बख्श बन गया। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज़ के साथ। इस जमीन की बुनियाद हक और इंसाफ पर रखी है। मैं इस सरजमीन को जुल्म से आलूदा नहीं होने दे सकता। उस जैसे कंकर की औकात नहीं कि मुझ जैसे पहाड़ का वो मुकाबला कर सके। एक नियाम में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ईदड़ भपकियों से शेरों का कुछ नहीं बिगड़ता। तुम्हारे फैसले हमारी ताकत की तरह लामहदूद है। अगर कोई बगावत पर उतरे मार देना।
अर्तुगरुल आज भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्हें तलवार से सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हमले की सूरत में कबीले के तमाम लोग और सिपाही मरते दम तक दुश्मन से लड़ेंगे। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। अभी आपको बताएंगे वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में पीटीआई को ओवरसीज पाकिस्तानियों से बड़ी सपोर्ट मिलेगी। साल मुकम्मल होने पर ई पासपोर्ट का भी ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि पीटीएम के तीसरे इजलास का नतीजा भी सिफर रहा। हुकूमत को नालायक अपोजिशन मिली है। वजीर दाखिला ने कहा कि इंतखाबात से पहले तहरीक कोई अकल का अंधा ही चला सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गन्ने, गंदुम और चावल की बम्पर फसलें हुई हैं, लेकिन कौम को साबिका हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मसाइल का सामना है। वफाकी वज़ीर इंसदाद मनशियात एजाज अहमद शाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा वफाक और सूबों की सतह पर इंसदाद मनशियात की कौमी पॉलिसी बनाई है। इस्लामाबाद में इंसदाद मनशियात के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एजाज अहमद शाह ने कहा कि 20 करोड़ की आबादी के लिए इंसदाद मनशियात फोर्स के सिर्फ 4000 एहलकार हैं। ANF के इस्तेदाद कार में इजाफा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि तमाम तबकात को मिलकर मनशियात के खात्मे के लिए किरदार अदा करना चाहिए। और नाज़रीन, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि मुल्की तदरीसी निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। यकसा बुनियादों पर तालीमी मौक़ों की फ़राहमी अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में स्टेम टीचिंग पायलट प्रोजेक्ट के हवाले से 30 स्कूलों में शुरू किए जाने वाले मंसूबे की तकरीब में उनका कहना था कि निज़ाम तालीम में जिद्दत के बगैर मुल्क तरक्की की मनाज़िल तय नहीं कर सकता। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि अफ़गान अवाम की इंसानी इमदाद सियासत से बालातर होनी चाहिए। CNN को इंटरव्यू में उनका कहना था कि अफ़गानिस्तान में खुराक और अद्वियात की शदीद क़िल्लत है। अफ़गानिस्तान में घरेलू इस्तेमाल की बुनियादी अशिया के लिए माएँ बच्चों को बेचने पर मजबूर हैं। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि बैनुल अक़वामी तंजीमों को हेल्थ वर्कर्स को मुआवनत तनख्वाहें फराहम करने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया और पाकिस्तान ने फ़ज़ाई और ज़मीनी पुल बनने की पेशकश कर दी है। आलमी इदारे अफ़गानिस्तान को खुराक और अद्वियात की फ्राहमी के लिए पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने अपील की कि दुनिया 35 मिलियन अफ़गान मर्द, ख़वातीन और बच्चों का सोचे। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ सानिया निश्तर ने कहा है कि वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर एहसास राशन रियायत प्रोग्राम से कम आमदनी वाले 2 करोड़ घरानों को माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। इस हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत महंगाई के सद्देबाब के लिए मुतहर्रिक है। डॉक्टर सानिया निश्तर ने बताया कि एहसास राशन रियायत प्रोग्राम को नेशनल बैंक के ताउन से आगे बढ़ाएंगे। 8171 पर SMS करके प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। मुल्क की इस मुश्किल घड़ी में ये प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, शफाफियत से करेंगे। तकरीबन दिसंबर 10 तक रजिस्ट्रेशंस का मरहला है। किराना मालिकान अलहदा से रजिस्टर कर रहे हैं, नेशनल बैंक उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उसके बैंक अकाउंट्स खोल रहा है, और जो ख़ानदान इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, जिनकी माहाना आमदन तकरीबन 50,000 से कम है, वो अलहदा इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
شگفتگی گلے نسترن نہیں بھولے شگفتگی گلے نسترن نہیں بھولے حسین پھول کی وہ انجمن نہیں بھولے حسین پھول کی وہ انجمن نہیں بھولے تیری بہاروں میں پھر مسکرائیں گے ایک دن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن کریو منزل جگراز جائے چمنو صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور ہمیں ہمیشہ ہی اچھے کی امید ہوتی ہے جب بھی مریم نواز بولتی ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بونگی ماریں گی جس سے فائدہ ہی ہوگا ہمیں تو الحمدللہ انہوں نے اپنا ٹریک ریکارڈ آج برقرار رکھا ہے اور ایک بہت بڑا ایڈمیشن جو ہے وہ آج انہوں نے کیا جو ایڈمیشن آج انہوں نے کیا ہے یہ خبریں تو 2015 سے چل رہی تھیں 2 نومبر 2015 کو ڈان نے سب سے پہلے یہ ایک خبر جو ہے وہ دی جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا خاور کومن صاحب نے اس وقت یہ سٹوری دی اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک میڈیا سیل کریٹ کیا گیا ہے اسپیشل میڈیا سیل کریٹ کیا گیا ہے مریم نواز شریف کے انڈر وزیر اعظم ہاؤس میں اور اس کے پہلے 15 لوگ اس کے ممبرز ہیں اور پھر اس کو 20 ملین روپیز کی ایلوکیشن کی گئی ہے کہ وہ لوگ وغیرہ جو ہیں وہ وہاں پہ بھرتی کر سکیں اور اس کو بڑھا کے 38 کر دیا گیا پھر بعد میں اور اس سیل کو پھر یہ تمام تر اختیارات دے دیے گئے کہ وہ جو بھی کیمپینز ہوتی ہیں میڈیا کی وہ رن کرے گا اور یہ وہ نوٹوریس سیل تھا بدنام زمانہ سیل تھا جس نے کہ گوبلز کی بھی یاد بھلا دی اور ایک اس طریقے سے منظم طریقے سے صحافیوں کو خریدا گیا ان میں پیسے بانٹے گئے اور اپنے مخالف صحافیوں کو گروپس کو سزائیں دی گئیں اور اس تمام کام کی نگرانی آج خود مریم نواز نے ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ کر رہی تھیں جو ویڈیو ٹیپ آئی اس کے اوپر مریم نواز نے کیا کہا ذرا تھوڑا دوبارہ سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کہی آنے والے دنوں میں ایسی آڈیو ویڈیو جو ہے وہ
مزید بھی لیک ہو سکتی ہیں اور بہت سارے لوگ بے نقاب ہو سکتے ہیں. سوال میرا بھی یہ ہوگا کہ کیا آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی جو آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اور اس میں 3-4 چینل کا آپ کہہ رہی ہیں, وہ آپ کس عہدے پہ تھی, کس حیثیت میں آپ ان کو اشتہارات دینے کے سمجھتے ہیں؟ دیکھیے وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی, وہ بہت پرانی ہے, لیکن میں نے جب کہہ دیا کہ وہ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ جوڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں, تو میں یہ بات سامنے آ گئی. اور آج کا جو ٹاپک ہے کائنڈلی اسی پہ رہے, اس کے اوپر میں بہت لمبی بات چیت بھی کر سکتی ہوں, لیکن پھر کسی وقت کے لیے. آپ نے دوسرا سوال, ایک سیکنڈ کو دوسرا سوال بھی کیا تھا آپ نے. کوئی فکر کی بات نہیں. تو یہ جو پارٹی کا میڈیا سیل جو مریم نواز چلا رہی تھیں, اس سیل کی منظوری سے 9,62,53,902 روپے کی صرف فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ جو ہے وہ کی گئی. جو پنجاب کی 9,62,54,03,902 کی, آپ سمجھے سیدھا سیدھا 10 ارب ہو گیا, اس کو فگرز کو اگر ہم راؤنڈ کر لیں تو 10 ارب روپے کی. 10 ارب روپیہ مریم نواز نے اپنے من پسند چینلز کو بیچا. میں یہ ریکارڈ آپ کو دے دوں گا, میں چینلز کے نام نہیں لیتا. کچھ چینلز کے نام انہوں نے لیے جن کو انہوں نے سزا دی, کچھ چینلز کے نام انہوں نے نہیں لیے جن کو ریوارڈ کیا گیا. سو میں اس لیے چینلز کا نام نہیں لیتا, پھر ناراض ہو جاتے ہیں لوگ. بہرحال یہ میں آپ کو دے دوں گا صحافی برادری کے بینیفٹ کے لیے, کہ پتہ چل جائے کہ کس کس چینل کو, کس کس گروپ کو ریوارڈ کیا گیا اور کس کس کو جو ہے وہ سزا دی گئی. اور مقصد یہ تھا کہ یہ میں آپ کو 10 ارب روپیہ بتا رہا ہوں جو صرف اسلام آباد کی ایڈورٹیزمنٹ تھی. جو پنجاب کی ایڈورٹیزمنٹ تھی وہ بھی بہت حد تک یہی سیل کنٹرول کر رہا تھا, اور وہ بھی لگ بھگ اتنے ہی کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ کی گئی. یعنی کل ملا کے آپ سمجھیے کہ تقریباً 15 سے 18 ارب روپیہ صحافیوں میں, مختلف میڈیا گروپس میں بانٹا گیا. اور مریم نواز کے آج کا جو اعتراف ہے وہ بالکل واضح طور کے اوپر غیر اخلاقی تو ہے ہی, لیکن اخلاق سے تو چونکہ ان کا کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ غیر قانونی بھی ہے. پبلک فنڈز کو ہینڈل کرنا ایک پرائیویٹ شخص کی طرف سے, یہ ایک تو FIA کے اندر بھی جرم بنتا ہے. پھر اس کے بعد یہ وہ ڈسکوالیفائی تو وہ پہلی ہی ہیں, آرٹیکل 62-63 کے اوپر جو آتا ہے وہ تو ان کو پہلے ہی آتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گورکھ دھندا جو میڈیا کا یہاں پہ کھیلا گیا, اس کی سب سے بڑی شہادت جو ہے وہ آج ہمارے سامنے آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے اندر جینون صحافی ہیں, ان کے لیے ایک بہت آنکھیں کھول دینے کے لیے آج ان کا انکشاف ضروری ہے. اور اس سے یہ بھی آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کو کس قدر مشکلات کا سامنا ہے جب ہم اس طرح کے وسائل کو آلٹرنیٹ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس وسائل جو ہیں ظاہر ہے ہم 15-18 ارب روپے کے قریب بھی نہیں ہیں جب ہماری ایڈورٹیزمنٹ کا معاملہ آتا ہے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک نوٹس ہے, اور وہ سپریم کورٹ کے ہم احکامات کے پابند ہیں اور ہم اسی طریقے سے ہی چلتے ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک سیریس انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ پہلے وزارت اطلاعات میں ہم نے کچھ فگرز جو ہیں یہ میں نے آپ کو دے دی ہیں, باقی اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی آئندہ چند دنوں میں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گوش گزار کروں گا. اور اس کے بعد جی 5 سال میں, یہ 5 سال, اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے جس میں کہ جو کارروائی ہوگی وہ بھی پھر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کر لیں گے. جی ہمارا اظہر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کا رونے والوں نے آج اعتراف کیا کہ قوم کے اربوں روپے انہوں نے میڈیا کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, خاموش کرنے کے لیے یا خریدنے کے لیے خرچ کر دیے. تو ظاہر اب اس کا حساب ہوئے گا. اور مریم نواز صاحبہ نے صرف آج 2 اعتراف کیے ہیں.
ایک اعتراف انہوں نے یہ کیا کہ میڈیا سیل وہ چلا رہی تھیں، دوسرا اعتراف انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ان کی ہی یہ ویڈیو ہے جس میں نشانہ بنایا گیا اور ایڈز کو روکا جا رہا تھا یا چلانے کی احکامات دیے گئے۔ ایک تیسری بات انہوں نے یہ نہیں کی کہ وہ کون سے میڈیا ہاؤسز تھے جن کے ایڈ روکے نہیں گئے بلکہ ان کو نوازا گیا، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کسی کو سزا دے رہے ہیں تو کسی کو جزا بھی تو دے رہے ہوں گے، تو اس کا حساب اب ہم لگائیں گے۔ اور ہم نے سارا یہ وزارت انفارمیشن اطلاعات جو ہے وہ تمام صوبوں سے، کیونکہ آپ یہ جان کے حیران ہوئیں گے کہ جو وفاقی حکومت کے اربوں روپے تو لگے ہی لگے، صوبائی حکومتوں کے بھی اس سے زیادہ پیسے لگے، تو ان سے بھی سارا حساب منگایا گیا تاکہ پتہ تو لگے کہ بھائی وہ کون سے چینل تھے، وہ کون سے میڈیا ہاؤسز تھے، وہ کون سے پروگرامز تھے جن پہ اپنی من مرضی کی شوز کرائے جاتے تھے یا خبروں کو دبایا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ کیا فاشزم سے کم ہے؟ ہم تو ٹویٹ بھی کر دیں تو وہ فاشسٹ ہو جاتی ہے، ہم تو کسی میڈیا کے گھر کو چیلنج بھی کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ کسی نیوٹرل بندے کے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کر لو تو ہم فاشسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو یہاں پہ اوپنلی اعتراف کیا جا رہا ہے کہ میڈیا کو پیسے یا دیے جا رہے ہیں یا روکے جا رہے ہیں، سزا دی جا رہی ہے، یہ کہاں پہ جائے گا؟ یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ اور کیا یہی وجہ ہے مریم نواز صاحبہ بتائیں کہ ابھی بھی چند پروگرام جو ہیں یا چند میڈیا ہاؤسز ان کا بے تابی سے ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے شوز پہ پاکستان تحریک انصاف کے بحران ختم ہی نہیں ہوتے؟ تو کیا اس کی وجہ یہ ہے؟ یہ سارے سوالوں کے ہم جواب نہ صرف لیں گے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم کے سامنے رکھیں گے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ میڈیا کی آزادی کو پیسوں کے ساتھ یا ایڈز کو ہتھیار بنا کے اس کو کچلا جائے جیسے کہ انہوں نے کچلا ہے۔ اور جیسے کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سارے اعتراف سامنے آ رہے ہیں، ایون فیلڈ کے بھی آ گئے اعترافات سامنے کورٹ کے اندر، وہ بھی ان کے نکل آئے، پہلے یہ کہتے تھے نہیں ہیں، پہلے اس سے بھی انکاری تھے، آج یہ بھی نکل آئے ہیں۔ اسی طرح باقی بھی سارے اعترافات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور ہم قوم کے سامنے ایک مرتبہ یہ تمام سیاق و سباق جو ہیں اس کو ایک آئینے کی طرح ہم عیاں کریں گے اور فیکٹس اور فگرز سامنے لے کے آئیں گے کہ کس طرح یہ جو اشتہارات کے، اور یہ اشتہارات صرف ایک حربہ ہے، آپ یقین مانیں ان کی اس کے علاوہ بھی اور حربے استعمال کیے گئے ماضی کے اندر، اور آپ سب صحافی یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا حربے ہوتے تھے جو استعمال کیے جاتے تھے۔ صحافیوں میں انہوں نے ہی پلاٹس بانٹے تھے ماضی کے اندر، صحافیوں میں انہوں نے بہت سارا کچھ کیا اور بہت ساروں کو نشانہ بھی بنایا، بہت ساروں کے اداروں کو بند بھی کروایا، بہت ساروں کے لبوں کو خاموشی بھی دی، لیکن اب ایسے نہیں چل سکے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ کریں گے۔ مستر صاحب 2014 میں ایک سوشل میڈیا سیل بنایا گیا تھا وزارت انفارمیشن کے تحت، جو ان کا نون لیگ کا وہ سوشل میڈیا تھا وہ سارے کے سارے لوگ اس میں کنورٹ ہو گئے تھے اور کئی لوگ ابھی بھی پی ٹی وی میں کام کر رہے ہیں، ان کا بھی آپ نے پتہ کیا کہ اب ایک پروجیکٹ ہے جو تحقیقات ہیں اس کا آغاز کیا گیا ہے، اس میں وہ صحافی جن کو پلاٹس دیے گئے، وہ صحافی جن کو پیسے دیے گئے، اس کے اوپر بھی، کیونکہ دیکھیں نا اب تو ایک اعتراف یہ ہو گیا ہے آج مریم نواز کی طرف سے کہ جو بھی صحافت کو ایڈورٹیزمنٹ دی گئی تھی، روکے گئے اشتہار، یہ سارا کام وہ کر رہی تھیں۔ اب جب وہ کر رہی تھیں تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب جو تھے وہ تو پپٹ تھے، وہ تو کٹھ پتلی تھے، اور وزارت اطلاعات اور نشریات ان کے دور میں جو تھی وہ تو ایک کٹھ پتلیوں پہ مبنی تھی، لہٰذا ان کو انہوں نے آج ایڈمٹ کر لیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اب پرائیویٹ شخص کی اختیارات انہوں نے کیسے پبلک منی کے اوپر یوز کیے، پیسہ کیسے استعمال کیا، اس کی پوری تحقیقات آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ آپ نے انکوائری کا فیصلہ کیا ہے ان پیسوں کے حوالے سے، عدلیہ کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، کیا اس کے خلاف بھی آپ جو ہے تحقیقات کریں گے؟ کیا آپ کے ادارے ہیں وہ اس حوالے سے تحقیقات کریں گے؟ سیکنڈ ہمارا صاحب پیٹرولیم بحران جو ہے وہ شدید ہو گیا ہے، اس پہ رہتے ہیں تھوڑی دیر۔ یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ عدلیہ کے اوپر، اس وقت دیکھیں نون لیگ کی کوشش کیا ہے، کوشش یہ ہے کہ آپ جو کیس اس وقت عدالت میں لگا ہوا ہے، جو بڑا سیدھا کیس ہے کہ یہ پراپرٹیز ہیں، آپ ان پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں، اس کے پیسے آپ نے کہاں سے دیے؟ یہ سیکشن 9 نیب آرڈیننس کہتا ہے آپ جو پراپرٹی لیں گے آپ اس کا بتائیں گے کہ اس کے پیسے میرے پاس تھے اور میں نے دیے گئے، اگر ادروائز یہ کرپشن ہے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہیں پہ رک جائے اور ہم دوسری طرف چلے جائیں، کبھی فلانا کرا لیں، کبھی فلانا کرا لیں۔ آپ کے پاس جو بھی ایویڈنس ہے پی ایم ایل این کے پاس، وہ اس وقت ایک ڈویژن بینچ کیس سن رہا ہے، وہ آپ وہاں پہ جمع کروا دیں، اگر وہ فورینزک ہے اس کو جمع کروا دیں، وہ اس کو انالائز کر لیں گے، اگر نہیں ہے وہ بھی اس کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیں گے، کیونکہ اپیل ہے،
अपील में आपको पता है मेरिट्स भी जो हैं वो खुल सकते हैं। लिहाजा हम इस वक्त बड़े फोकस्ड हैं इन केसेस के ऊपर, और ये जो आज इन्होंने इंकशाफ किया है मरियम, और हम नैब से भी बार बार PM पहले दिन से कह रहे थे अपने आप को एक्सपेंड ना करें, फोकस करें, क्योंकि देखिए आम आदमी ये समझता है कि ये सारे चोरों से पैसे वापस आने चाहिए। हमने बड़ा सिंपल कहा है, अगर आपने जेल नहीं काटनी अपने पैसे वापस करें, आप अपने घर में, हम अपने घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसलिए हम इसको फोकस से नहीं हटने देना चाहते। लैंड माफिया से जिन साथियों ने माल इकट्ठा किया अरबों रुपया, क्या उनके खिलाफ भी तहकीकात होगी? अभी तो इसके ऊपर तहकीकात कर लें। अच्छा, एक और सवाल ये भी उठता है कि ये जो इनका मीडिया सेल जो इन्होंने चलाने का आज एतराफ़ किया है, तो ये जो ऑडियोज़ को तोड़ा जोड़ा जा रहा है, हमारा ये सवाल है कि क्या ये इसका भी सुराग उस मीडिया सेल के साथ तो नहीं जाके लगता जिसको मरियम नवाज साहिबा हैंडल कर रही थी? क्योंकि माजी में आपको पता है ऐसी प्रोडक्शनें पहले भी आती रही हैं। एक आपको पता है डीड आई थी कैलिबरी फॉन्ट में, तो वो कैलिबरी फॉन्ट पता लगा उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता जो उसकी तारीख लिखी हुई थी। तो अगर आप इसकी भी देखें कि वो जो ऑडियो आई और वो फिर एक स्पीच के अंदर से वो सारे जुमले निकल आए साबिक चीफ जस्टिस के, तो तरीका वारदात तो उसी मीडिया सेल का लग रहा है, कुछ ज़्यादा उससे मुख्तलिफ नहीं लग रहा। तो ये भी इस पे भी बातचीत होनी चाहिए। वो यही कह रहे हैं कि इस ऑडियो पे इतना शोर या मतलब इतना शोर बर्पा नहीं करना चाहिए, इतनी ज़रूरत नहीं है इस ऑडियो के हवाले से, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो बिल्कुल सही है इस पे। हम देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, केस इस वक्त हाई कोर्ट के 2 जजेस सुन रहे हैं, वो मेरिट के ऊपर सुन रहे हैं। आपकी जो एविडेंस है आप वहाँ पे ले जाएं। वो तो सहाफ़ती तंजीमें फ़ैसला करें। सहाफ़ती जो लोग जो हैं वो हर वक्त एक छोटी छोटी बात के ऊपर हमें बताते हैं कितना जुल्म हो गया है। तो अब ये तो देखिए ना, सहाफ़ियों के लिए भी एक टेस्ट केस है कि वो इसके ऊपर क्या अपना नुक्ता नज़र रखते हैं और किस तरह से आगे लेके चलते हैं। ये साफ अभी किन सहाफ़ियों को निकाला है, कहाँ से निकाला है, कैसे निकाला है, ये तो फिर हर एक के अलग मेरिट्स होंगे। क्या क्योंकि बार-बार ये ऑडियो डिस्कस हो रही है, तो क्या हुकूमत इरादा रखती है कि इस ऑडियो को झूठ साबित करने के लिए इसका फोरेंसिक हुकूमती सतह पर भी? नहीं, वो मरियम नवाज तो मान गई है कि मेरी है। वो जो दूसरी है वो अपनी अदालत में जमा करवाए ना, वो तो अदालत जो है वो जाने अदालत जी बाप जी जी। इंक्वायरी के बाद क्या होगा? इंक्वायरी के बाद पहले तो आपके सामने रखेंगे ना जो सहाफ़ी हैं कि ज़रा आप ज़रा देख लें, करतूत देख लें, फिर उसके बाद आगे करते हैं इंशाल्लाह। वरना जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जाहिर है कि पब्लिक मनी की जो मिस अप्रोप्रिएशन है ये क्रिमिनल केस है, एक सेपरेट क्रिमिनल केस है, हम उधर भी जा सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं, अगर ये किसी मगरबी मुल्क में हुआ होता कि एक साबिक वज़ीर आज़म की बेटी लेट सपोज बरतानिया में खड़े होकर कहती कि हाँ मैंने इश्तिहारात को इस्तेमाल किया है मीडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए, आज वो सारा ख़ानदान जेल में जा चुका होता। तो ये अगर किसी और मुल्क में हुआ होता, ये इसकी संगीनी इस मुल्क में भी होगा इंशाअल्लाह, आप फिक्र ना करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साबिका दौर में 15 से 18 अरब रुपए सहाफ़ियों में तकसीम किए गए और कौमी ख़जाने से 10 अरब रुपए खर्च किए गए, जो कि गैर कानूनी भी है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। चौधरी फवाद हुसैन ने मजीद कहा कि PTI को एक मुश्किलात का सामना नहीं है, हमने इस मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है, हम तमाम तर हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। इश्तिहारात एक हरबा नहीं था, इसके अलावा भी साबिक़ा दौर हुकूमत में बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हक और इंसाफ पर रखी है। मैं इस सरजमीन को जुल्म से आलूदा नहीं होने दे सकता।
जैसे कंकर की औकात नहीं कि मुझ जैसे पहाड़ का वो मुकाबला कर सके। एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। कीदड़ भपकियों से शेरों का कुछ नहीं बिगड़ता। तुम्हारे फैसले हमारी ताकत की तरह लामहदूद है। अगर कोई बगावत पर उतरे, मार देना। अर्तुल आज भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्हें तलवार से सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हमले की सूरत में कबीले के तमाम लोग और सिपाही मरते दम तक दुश्मन से लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की सदारत में मुज़फ़्फ़राबाद में काबीना इजलास हुआ। इजलास में इंतखाबी अमल में समंदर पार तारकीन वतन को शामिल करने के लिए कानून साजी का फैसला किया गया और काबीना ने बेवाओं और यतीमों की माली मुआवनत के लिए तरमीमी एक्ट की मंजूरी दी। इजलास में शादी ब्याह और दीगर समाजी तकरीबात में वन डिश सिस्टम राइज करने और तकरीबात के औकात कार रात 10 बजे तक मुकर्रर करने के अलावा रियासत में नेट मीटरिंग सिस्टम के नफाज का फैसला किया गया। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन और सोच को अमली जामा पहना कर ही आज़ाद खत्ते को हकीकी मायनों में फलाही रियासत बनाया जा सकता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने चेयरमैन नेशनल प्रेस ट्रस्ट के ओहदे पर तकर्रुरी की मंजूरी दे दी है। मुनीर अहमद खान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को चेयरमैन नेशनल प्रेस ट्रस्ट तैनात किया गया है। सदर मुमलिकत ने यह मंजूरी नेशनल प्रेस ट्रस्ट एक्ट 1972 के सेक्शन 4 के तहत दी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 भी जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 89 के तहत जारी किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने ग्रेमी अवार्ड के लिए नामजदगी पर पाकिस्तानी गुलकारा उरूज आफ्ताब को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि ये बड़ी कामयाबी है। दुआ है कि उरूज आफ्ताब की आवाज़ लाखों लोगों के दिलों और कानों तक पहुँचे। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान को आपकी कामयाबी पर फख्र है। और नाज़रीन, दीगर खबरों में आपको बताएंगे, बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर करतारपुर आने वाले भारतीय सिख यात्रियों ने इंतजामात और सहूलियात को सराहा है। भारतीय यात्रियों ने अपने वतन वापसी पर CEO करतारपुर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुतासरकुन शख्सियत के मालिक हैं। उनकी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात काबिल तारीफ हैं। उन्होंने कहा कि करतारपुर में इंतजामात और माहौल हैरान कुन है। माहौल बहुत आज़ादाना और पुरसुकून है। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा से चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने गवर्नर हाउस कोयटा में मुलाकात की है। मुलाकात में सूबा बलोचिस्तान में ज़राअत के फ़रोग़ के अलावा सूबे में सियाहत के शोबे में सरमायाकारी के मौक़े पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सूबे में ज़राअत और सियाहत में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल और इक़दामात कर रही है ताकि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को बलोचिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से राग़िब किया जा सके। मुल्क का सबसे बड़ा नशरियाती इदारा पाकिस्तान टेलीविजन तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ 57 साल पूरे करने को है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ने न सिर्फ अवाम को मालूमात और हालात हाज़िरा से आगाह रखा बल्कि सेहतमंद तफरीह के जरिए हर एक के दिल में घर किया। PTV के माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में देखते हैं लाहौर से मोहम्मद सुफियान की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ये पाकिस्तान टेलीविजन की पहली खुशगवार सुबह थी। 57 साल पहले PTV ने अपनी नशरियात का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर में एक कमरे से किया। इब्तदा में PTV की नशरियात 3 घंटे के लिए हुआ करती थी
जो महदूद इलाके में देखी जा सकती थी। 1966 में कराची सेंटर का इफ्तिताह हुआ, जिससे मुल्क भर में पीटीवी की नशरियात का दायरा कार वसी हो गया। 1976 में पीटीवी की नशरियात रंगीन हुई। इस वक्त इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा और मुजफ्फराबाद में पीटीवी के मराकज़ कायम किए जा चुके हैं और नशरियात मुल्क के कोने कोने में देखी जा रही है। ये आज और कल की बात नहीं, बरसों का साथ है जो अपनी रवायात और सकाफत के ऊपर कायम रहा। हमारे वज़ीर इत्तलात, चेयरमैन और एमडी समेत पूरी टीम पीटीवी को जदीद खतूर पर इस्तवार करने के लिए कोशा है। पीटीवी होम सेहतमंद तफरीह फराहम करने के बायस हर घर में मशहूर है। पीटीवी न्यूज़ अवाम को मालूमात फराहम करने के साथ साथ मुख्तलिफ कौमी मामलात पर शऊर उजागर करने में पेश पेश है। पीटीवी स्पोर्ट्स खालिस्तान खेलों के फ़रोग में अपना किरदार अदा कर रहा है, जबकि पीटीवी वर्ल्ड बैरून मुल्क रहने वाले नाजरीन को मुल्की मालूमात फराहम कर रहे हैं। लाखों लोग सोशल मीडिया के जरिए पीटीवी से जुड़े हुए हैं। हाल ही में पीटीवी को HD टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान टेलीविजन ने अवाम की सही सिमत में ज़हनी आबियारी भी की। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्क की नजरियाती सरहदों के मुहाफिज पाकिस्तान के सरकारी नशरियाती इदारे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ने मुल्क की तहजीब व सकाफत का आयनादार होने के साथ मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा किया है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। 26 नवंबर 1964 में मार्ज़े वजूद में आने वाले पाकिस्तान टेलीविजन ने अपनी नशरियात का आगाज लाहौर से किया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। आज पीटीवी 10 चैनल्स और 8 मराकज़ से मुल्क की सबसे बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। पीटीवी ने मुल्क में तालीम के फ़रोग के लिए बेशबहा खिदमात सर अंजाम दी हैं और अपने ड्रामों, हालात हाज़रा के प्रोग्रामों और ख़बरों पर मुश्तमिल नशरियात के जरिए लोगों में तालीम का शऊर उजागर किया है। पीटीवी ने फासलाती तदरीसी निज़ाम से मुल्क के दूर दराज इलाकों में तालीम और पेशा वराना हुनर के फ़रोग के लिए भी गरां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। पीटीवी ने बोलने के फ़न को बड़ी तरवीज दी। बाद में आने वाले जो चैनल्स हैं, जो उनको लोग मिले वो टेलीविज़न ही से मिले और टेलीविज़न की दी हुई तरबियत ही उनके काम आई। पीटीवी ने कोरोना वबा में स्कूलों की बंदिश के दौरान टेलीस्कूल चैनल पर तलबा को घरों में तालीम हासिल करने के मौके फराहम किए हैं। पीटीवी ने न सिर्फ एजुकेशन, आम लोगों की तालीम बालगान टाइप प्रोग्राम जो है वो शुरू करके और बाकी जो है वो मुख्तलिफ शोबों में खास तौर पर वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स की कमी को पूरा करते हुए जो है इसने प्रोग्राम दिए। मुल्क में माशरती इस्लाह हो या तरक्की के लिए खिदमात, पाकिस्तान टेलीविजन ने कौमी चैनल होने के नाते हर शोबे में अपना किरदार ऐसे अंदाज में अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर मोहम्मद अयूब आफरीदी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। मोहम्मद अयूब आफरीदी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेहतर खिदमात की फराहमी के अज़्म का इजहार किया। आज मैंने अपने ओवरसीज़ मिनिस्ट्री की ऑफिस ज्वाइन की है। सबसे पहले मैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद करके ये जिम्मेदारी दी है और साथ साथ में मैं अपने ओवरसीज़ कम्युनिटी को भी यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह मैं और मेरा पूरी टीम दिन रात मेहनत करके आपके जो भी मसाइल है, जो भी इशू है, उनको हल करने की कोशिश करेंगे और हम हर वक्त अवेलेबल हैं। आप हमें कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे मिनिस्ट्री की पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला हम अपने प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक सारे मामलात को हल करेंगे। अहम खबरों के साथ यहाँ कैबिनेट और का वक्त खत्म हुआ। नाजिया कंवल और काशिफ रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।